नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। योर मनी, जिसमें हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को लेकर, कई सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, इसके ऊपर भी हम बातचीत करते हैं और अलग अलग जानकारों के जरिए आपका पोर्टफोलियो भी बनवाते हैं। आज भी हम बातचीत करेंगे हमारे एक जानकार से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हेमंत रुस्तगी सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके पोर्टफोलियो के ऊपर भी, आपके सवालों के जवाबों को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आपके पास अलग अलग माध्यम है, यानी कि आप yourmoney@nw18.com, ये हमारा ईमेल आईडी है जिस पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप आस्क आवाज योर मनी ये हैशटैग यूज करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर है 7045220000। इसके ऊपर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, सीधे बातचीत कर सकते हैं हमारे जानकारों से भी। आज हम बातचीत करेंगे वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी सर से। उनसे हम बातचीत करेंगे आपके पोर्टफोलियो पर और साथ साथ अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर भी। आज हमने जो इंटरेस्टिंग टॉपिक चुना है वो इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत हायर साइड पर है। तो आम तौर पे सबको लगता है कि हमने अगर 10% ब्याज निकाल लिया या 10% हमें रिटर्न मिल गया तो ये रिटर्न सही है या इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद नहीं सही है। तो इस पर ही हम हेमंत सर की राय भी ले लेते हैं। तो हेमंत सर, होता क्या है कि बाजार ने 10% का रिटर्न दिया। पहले तो हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। और आमतौर पे होता क्या है कि 10% पैसा मिल गया या 8% रिटर्न मिल गया तो सबको लगता है कि हमने बढ़िया रिटर्न जनरेट कर लिया, बाजार को आउट परफॉर्म भी कर गए कई महीनों में हम। लेकिन रियल रिटर्न है या अभी उसमें नॉमिनल रिटर्न है, इसका आइडिया जल्दी पर्सनल फाइनेंस में किसी को होता नहीं। तो इसकी बारीकियां समझाएं कि इन्फ्लेशन अगर 8% है, 7% है और आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो 7% या 6%, तो क्या आप सच में नेगेटिव हो? कैसे इसे काउंट करें, कैसे कंसीडर करें? जी सुमित, आई थिंक जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसका इम्पैक्ट हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पे पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो इस चीज पे ध्यान देते हैं कि ग्रॉस रिटर्न क्या है और रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या है। आई थिंक ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए समझना बहुत जरूरी है। और शायद हमारे देश में मैं कह सकता हूँ कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है उनका फोकस ग्रॉस रिटर्न पे होता है, या जैसे आपने कहा कि नॉमिनल रिटर्न पे होता है। और वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझते हैं कि जब आप एक, मान लीजिए, बैंक पे जाके एक बैंक एफडी करते हैं और आपको 7 या 8% का इंटरेस्ट मिला, तो आप उसको देख के अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते हैं जो आपकी ग्रॉस रिटर्न है। लेकिन देखिए होता क्या है, रियलिटी में क्या होता है, मैं ट्रेडिशनल ऑप्शन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मार्केट लिंक प्रोडक्ट हो या मार्केट हो, वहां तो बाद में आपको पता चलेगा कि कितनी रिटर्न आपको मिली। बट अपफ्रंट अगर आपको देखना है समझने के लिए, तो ये एक सही एग्जांपल होगा। तो मान लीजिए आपको 7 या 8% का इंटरेस्ट मिला, आपका 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट किया वो बढ़ के 1,07,000 हो गया। 1 साल के बाद अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज पकड़े, इन्फ्लेशन, महंगाई दर जिसको हम बोलते हैं, वो भी 7% है। तो देखिए क्या हुआ कि आपका जो पैसा बढ़ के 1,07,000 हुआ, लेकिन महंगाई दर ने भी उस कॉस्ट को बढ़ा के 1,07,000 पे कर दिया। तो हुआ क्या कि जैसे आपने इन्फ्लेशन को कंसीडर किया, आपने देखा आपकी रिटर्न जो है वो 0 है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके लिए वो यहीं पे खत्म नहीं होता, उसके बाद आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना है। अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है, मान लीजिए 30% में है, तो आपने अगर तकरीबन आपने 2.2% टैक्स दे दिया, तो बाकी कितना बचा आपको? 104.80। तो देखिए अभी क्या हुआ कि महंगाई दर बढ़ के 107, 108 के ऊपर चली गई, लेकिन जो आपके पैसे की जो रियल वैल्यू है, जिसमें हमने इन्फ्लेशन निकाला, जिसमें से हमने टैक्सेस निकाले, तो वो देखिए वो उससे कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका पैसा जो है वो नंबर्स में तो बढ़ा 1 साल के बाद, जो आपने सेक्रीफाइस किया 1 साल पैसे को इस्तेमाल ना करके, उसकी आपको रियल वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि आपकी जो पैसे की रियल वैल्यू है वो 1 साल बाद उससे कम हो गई। हमारे देश में, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। और उसका कारण यही है कि वो सिर्फ जो ग्रॉस रिटर्न को देखते हैं, ना कि रियल रेट ऑफ रिटर्न को। जबकि एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको हमेशा ये देखना है कि इन्फ्लेशन के बाद, टैक्सेस के बाद, या अगर कुछ कॉस्ट है, अगर आप किसी फी बेस्ड एडवाइजर के पास हैं, आपकी जो कॉस्ट है वो निकालने के बाद क्या आपने कुछ पैसा कमाया, उसको हम रियल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। और वो किसी भी निवेशक के लिए वो जानना बहुत जरूरी है। हेमंत सर, आप दशकों से पर्सनल फाइनेंस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, आप क्लाइंट्स को इतने सालों से कुछ ना कुछ रिकमेंड कर रहे हैं, उनके पोर्टफोलियोज बना रहे हैं। तो 2 सवाल मैं पूछना चाहूँगा। पहला, एक आइडल क्या इन्फ्लेशन रेट मानकर चलना चाहिए किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो को बनाते समय कि इतना रिटर्न के ऊपर उसको अगर मिले तो उसके लिए वो फीजिबल बैठेगा? पहला।
दूसरा, क्या जो पिछले इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज थे, यानी कि आज से 2 साल पहले जिन्होंने अपना पैसा किसी एफडी में कराया है, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कराया जहां पे 5 से 7% के आसपास का रिटर्न आ रहा है, और उस समय पर क्योंकि इन्फ्लेशन हायर साइड पर था और ब्याज दरें नीचे की तरफ थी, तो उस समय पर जिनका पैसा लगा है वो अब तक रियल रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए? क्या नॉमिनल में ही चल रहा है अभी तक वो? हाँ, देखिए, आई थिंक दोनों के दोनों सवाल जैसे बहुत आपने पूछा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की पहले बात करें यहाँ पे कि क्या होता है कि हमने अगर एक बार एफडी कर लिया, 4-5 साल के लिए कर लिया, 3 साल के लिए कर लिया, तो फिर यूजुअली हम उसके बाद उसको देखते नहीं है। हम इंटरेस्ट रेट मूवमेंट नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है आगे जाके जहाँ पे हम बेहतर रिटर्न ले सकें। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक्टिवली अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है, चाहे आप ट्रेडिशनल ऑप्शन में हो, ऑफकोर्स मार्केट लिंक प्रोडक्ट में अगर है वहां पे तो आपके पास काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है, आप उसको करते भी हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एस्पेक्ट, कि देखते रहें कि आपका जो स्पेशली जहाँ पे जिनका असर इंटरेस्ट रेट का आपके इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है उसको आप देखें। दूसरा, जैसा आपने कहा कितना इन्फ्लेशन हम मान के चले, देखिए वो डिपेंड करता है। अगर हम जनरल इन्फ्लेशन की बात करें तो हम 7% के एवरेज ले सकते हैं। अगर आपका गोल बच्चों की एजुकेशन का है मान लीजिए, तो जो वहां पे जो इन्फ्लेशन है वो कहीं ज्यादा है, तो 10 या 12% आपको लेके चलना होगा। तीसरी बात, अगर आप मान लीजिए बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपको वो रुपी डेप्रिसिएशन भी देखना होगा। तो डिपेंड करता है कि आपके गोल्स, अगर आप रिटायरमेंट की बात करें तो मे बी आप 7% का इन्फ्लेशन लेके चल सकते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि 15-20 साल इन्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि आपने ऐसा पोर्टफोलियो नहीं बनाया जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सको, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा गैप होगा जितना पैसा आपको जरूरत होगी और जितना आप एक्यूमुलेट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियल रेट ऑफ रिटर्न कमाने के लिए कि इन्फ्लेशन पे ध्यान दें। इक्विटी आपके पोर्टफोलियो का इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए। उसकी जो कितनी एक्सपोजर होगा, कितना उसके अंदर आप एलोकेट करते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल पे, आपके टाइम होराइजन के ऊपर। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो सारे निवेशक जो अभी तक सिर्फ ट्रेडिशनल ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं उनको इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। और आज फॉर्चुनेटली म्यूचुअल फंड के द्वारा आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हाइब्रिड फंड्स हैं, इक्विटी फंड्स हैं। और दूसरी बात, टैक्सेशन, उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाइए जहां पे टैक्स आपको कम हो। जैसा हम जानते हैं इक्विटी फंड्स में अगर आप पैसा लगाते हैं, 1 साल के बाद जो भी कैपिटल गेन है उस पर सिर्फ आपको 10% टैक्स पे करना है। हम उन फंड्स की बात कर रहे हैं जहां पे इक्विटी टैक्सेशन होता है, कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑप्शन जहां पे, या इवन डेट फंड्स जहां पे आपको आपके नॉमिनल टैक्स रेट के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मुझे लगता है जब एक निवेशक ये दोनों का डिफरेंस समझ लें जी, तो उनकी पूरी जो फिलॉसफी है, जो स्ट्रेटेजी है, वो बदलेगी और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में उनका उसको बहुत ज्यादा फायदा। तो सारे एस्पेक्ट आपके सामने रखे हेमंत सर ने, साफ सरल तरीके से समझा दिया कि आपके लिए क्यों जरूरी है अपनी ब्याज दरों के साथ साथ अपने इन्फ्लेशन को समझना भी और टैक्सेशन को समझना भी, तभी आप उसकी रियल वैल्यू समझ पाएंगे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और चलते हैं नासिक हमारे पहले दर्शक के पास। अमोल जी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। अमोल सर नमस्कार, क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा अभी एक्सिस ब्लू चिप फंड में 2000 का SIP है, मेरा एसेट में 5000 का है, निपॉन फ्लेक्सी कैप में 2000 का है, और SBI ब्लू चिप में 6000 और SBI स्मॉल कैप में 2000 का SIP है सर। ओके तो मुझे आगे आने वाले 15 या 10 या 15 साल में 1 करोड़ का लक्ष्य है, तो ये अचीव हो पाएगा या नहीं? तो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है वो 6 लाख के आसपास का, राइट? हाँ। ओके हेमंत सर, 15 साल के लिए ये 1 करोड़ का लक्ष्य साध के चल रहे हैं और इन्होंने अपनी SIP की वैल्यू बताई और 18,000 रुपए की SIP भी इनकी चल रही है। 6 लाख का एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, तो थोड़ा इंक्रीमेंटली अगर यूज करें तो शायद अचीव कर लेंगे, क्या कहते हैं आप? हाँ, देखिए, अगर हम पहले देखें कि उनको अपने गोल्स की अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, 15 साल, ऑब्वियसली जब 15 साल का टाइम होराइजन, तो हम 12% अगर रिटर्न एनुअलाइज मान के चले यहाँ पे, तो करीब 20,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करनी है अपने गोल तक पहुंचने के लिए। तो बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं अगर इनकी इन्वेस्टमेंट 18,000 की है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो भी उनका 6 लाख रुपए का है, तो वो भी ऑब्वियसली 32 लाख ऐड करेगा। तो मुझे लगता है इवन विद एग्जिस्टिंग ब्रॉडली इनका जो पोर्टफोलियो जो लक्ष्य है वो डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। अगर हम फंड्स की बात करें, जैसा मैंने कहा कि कुछ एक फंड है यहाँ पे मुझे लगता है चेंजेस करने की जरूरत है, क्योंकि इक्विटी के अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमेशा ये रहता है कि आपका जो एक्सपोजर है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में, लार्ज, मिड और स्मॉल में, वो कैसा, क्योंकि वो काफी उसका इम्पैक्ट
आपके पोर्टफोलियो रिटर्न के ऊपर पड़ता है। अगर आपका पोर्टफोलियो हेवीली बायस है टुवर्ड्स लार्ज कैप, तो कहीं ना कहीं जो पोटेंशियल है मिड कैप और स्मॉल का, उसको आपका फायदा नहीं मिलता है यहाँ पे। तो कुछ बदलाव कीजिए, जैसे इनके पास एक एक्सेस ब्लू चिप फंड है, और ये मैंने ओवरऑल इनकी जो एलोकेशन है उसको देख के बता रहा हूँ। तो उसकी जगह में अगर आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप करते हैं तो तीनों मार्केट सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो एक तो आप वो चेंज कर सकते हैं। दूसरा, मिरेई इमर्जिंग ब्लू चिप जो है उसके बदले में लार्ज एंड मिड कैटेगरी में अगर आप कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड देखें तो मुझे लगता है वो एक बेहतर फंड रहेगा लॉन्गर ड्यूरेशन के हिसाब से। और तीसरा, एसबीआई ब्लू चिप जो इनके पास फंड है उसको भी अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड में जाएं तो देखिए इन जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी है वहां पे करीब 40% के करीब आपको मिड कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा, और बाकी जो है वो लार्ज कैप में होगा। तो आप लार्ज कैप में भी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने आप को कि अपने पोर्टफोलियो रिटर्न को सुधारें। तो कुछ बदलाव पोर्टफोलियो में, बट ब्रॉडली मुझे लगता है लक्ष्य डेफिनेटली अपना पूरा कर पाएंगे, प्रोवाइडेड ये अपनी प्रोसेस को 15 साल तक कंटिन्यू से बदलाव करें, प्रोसेस को कंटिन्यू करें, डिसिप्लिन के साथ बने रहें, और आपका जो लक्ष्य है थोड़ा इंक्रीमेंटल एसआईपी के साथ जरूर पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। रोहित जी हमारे अगले दर्शक हैं जो कि कोलकाता से मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार कुमार सर। मेरा सवाल है, मेरा कुछ पोर्टफोलियो है, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1000 रुपीज, क्वांट स्मॉल कैप 1000 रुपीज, पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1000 रुपीज, मीरा एसेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल ईटीएफ F&OF 2000 का है, और निपन इंडिया यूएस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड इसमें भी 1000 रुपीज है। इसके अलावा एचडीएफसी डिफेंस फंड 1000 रुपीज है। टोटल 7000 का पोर्टफोलियो है सर। ओके। और मेरा सवाल ऐसा है कि सर मेरे को 15 साल में 1 करोड़ चाहिए। मेरी 2 बेटी है, उनकी पढ़ाई और एजुकेशन के लिए, रिटायरमेंट के लिए भी कुछ प्लान कर रहा हूँ। तो मेरा इसके अलावा भी मैं और 10,000 तक इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे वन शॉट में वन शॉट भी कर सकता हूँ सर। पर मंथ 10,000 एक्स्ट्रा मैं इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हूँ। ओके ओके। और रोहित जी जो डिफेंस फंड है ये तो आपने हाल में लिया होगा, कि बहुत पुराना फंड तो ये है नहीं? नहीं, रिसेंटली लिया सर। वो डिफेंस में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, इस वजह से लिया। ओके। तो हेमंत सर इनका लक्ष्य सेम है, 15 साल में ये भी 1 करोड़ का टारगेट लेकर चल रहा है, लेकिन एज वाइज थोड़ा ज्यादा है एक, और लेकिन इन्होंने जो इंक्रीमेंटल इनकी एसआईपी है उसका साइज काफी बड़ा है। ये 6,000 से सीधे 10,000 और ऐड करना चाहते हैं। तो क्या बदलाव, क्या चेंजेस, कितना अचीवेबल है सब? जी देखिए सुमित, जैसे हमने पहले क्वेरी में बात की कि 15 साल में अगर आपको 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट करना है तो करीब 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 6,000 है, और इन्होंने कहा कि 10,000 रुपए की एडिशनल एसआईपी कर सकते हैं। तो 4,000 रुपए का गैप है, समय है इनके पास। तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ी या तो इंक्रीमेंटल कर लें, या फिर कभी भी जब उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो अपनी एसआईपी को जितना जल्दी हो सके बढ़ाएं, क्योंकि 4,000 रुपए का गैप है वहां पे, और जितना जल्दी उसको करेंगे तो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना लंबा समय इनको मिलेगा अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे 2 थीमेटिक फंड है इनके पास। जैसे मैंने पहले भी कहा कि इक्विटी में एलोकेशन करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके अलावा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास किस तरह के फंड हैं। दोनों थीमेटिक फंड, जैसा मैंने कहा मिरेई का जो फंड है इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल फंड ऑफ फंड, और एचडीएफसी डिफेंस फंड, दोनों थीम जो है मुझे लगता है काफी अच्छे हैं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर देखिए, आप जब बहुत बड़े इन्वेस्टर नहीं है, आपका लक्ष्य है कि आप एक कंसिस्टेंटली एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे। थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड में इशू क्या होता है कि साइकिल्स हो सकती हैं, आपको पोर्टफोलियो की बदलाव की जरूरत पड़ सकती है, और कभी कभी क्या होता है एंट्री करना आसान है, एग्जिट का आपको समझ में नहीं आता। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि आप वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में जाइए। फंड मैनेजर को लगता है कि अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पोटेंशियल है तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपको अच्छे फंड्स में उस सेक्टर में जी आप डिसकंटिन्यू करें, उसकी जगह पे निपॉन इंडिया मल्टी कैप और एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप, वो अगर 2 फंड देखें तो सेगमेंट वाइज अच्छा एक्सपोजर है, और क्वालिटी वाइज भी और कंसिस्टेंसी भी वो ज्यादा बेहतर रहेगी। तो आप थीमेटिक फंड से थोड़ा दूर रहें, ये बात सही भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं हेमंत सर कि थीमेटिक फंड में हो सकता है फेरबदल होता रहे थीम्स के अकॉर्डिंग। आज जो थीम प्रेफरेबल है कल वो रहे या ना रहे, अगर आप लंबी अवधि के लिए जाते हैं तो शायद 5 साल में वो थीम चेंज होते हुए दिखाई पड़े। इसलिए अगर आप मल्टी कैप में रहते हैं तो आपको वो थीम भी कवर हो जाती है। तो ये 2 नाम सुझाए गए हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हैं, और राय भी आपको हेमंत सर ने दे दी है। अब चलते हैं सीधे सोलापुर, वहां पे हमारे साथ प्रवीण जी मौजूद हैं। प्रवीण जी नमस्कार।
नमस्कार सर जी। नमस्कार प्रवीण जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरी आयु अभी 33 है जी। तो मेरा मंथली सेविंग है 3 से 4,000, तो मेरा 1 करोड़ का गोल है, तो मुझे सफिशिएंट है। और Okay. मुझे इसके लिए कौन से स्टॉक में? आपने मेंशन किया कि आपने आपकी एज 34 साल है और आप Yes. 20 साल में 1 करोड़ रुपए का टारगेट रख रहे हैं, राइट? यस। ओके, और अभी आप कितना सेव कर रहे हैं उसमें मंथली? 3 से 4,000। आप किसी एसआईपी में या कहीं पर निवेश करते हैं? अभी नहीं सर, कुछ भी अभी निवेश नहीं करते हैं। ओके, तो हेमंत सर, पहली प्रायोरिटी तो यह है कि इन्हें निवेश शुरू करना चाहिए, और वो भी तब। अच्छा, एक चीज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रवीण जी, तो क्या आपके इंश्योरेंस आपके पास पर्याप्त है, लाइफ और हेल्थ? नो सर। आपने लाइफ और हेल्थ दोनों इंश्योरेंस नहीं लिया? नहीं सर। ओके, तो हेमंत सर, अब निवेश से पहले तो लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है। आप क्या टिप्पणी करोगे? ये बिल्कुल बिगनर है, 34 साल है और अब ये निवेश करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, 1 करोड़ का लक्ष्य भी साधा है, कैसे चीजों को ठीक करें अपनी? आई थिंक देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट। और जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं तो उसमें लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और जो हम कहते हैं कि इमरजेंसी फंड होना बहुत ही जरूरी है। उसका फायदा यह है कि देखिए, जो भी कोई भी फाइनेंशियल एक्सीडेंसी है तो वो इमरजेंसी फंड आपको मदद करता है। और अगर कुछ भी रिस्क हो आपकी लाइफ या हेल्थ को, जिसका काफी बड़ा इम्पैक्ट जो है उन लोगों पे पड़ सकता है जो आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट है, पहले मुझे लगता है वो एस्पेक्ट को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं इनके बोल पे आऊं तो मैं सिर्फ एक ही क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि इनका जो टारगेट है वो 2 करोड़ है या 1 करोड़? 1 करोड़ है सर। जी ठीक है, अगर वो 1 करोड़ है तो फिर करीब 10,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है यहाँ पे। इन्होंने कहा कि शायद 4 या 5,000 से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि समय इनके पास है, जितना जल्दी हो सके कोशिश करें ताकि वो और दूसरा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमने पहले भी बात की, अगर वो एक साथ पॉसिबल नहीं है एसआईपी बढ़ाना, तो अगर 10% से आप हर साल अगर बढ़ा सके तो वो बहुत ही अच्छा है। उसके 2 फायदे हैं, एक तो कंपाउंडिंग में कहीं ज्यादा फर्क पड़ता है उसका, दूसरा एक डिसिप्लिन आता है कि जब भी आपकी सैलरी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे लगा था कि शायद 2 करोड़ है उनका, तो मैंने सोचा था कि 4 फंड इनके लिए सही रहेंगे, बट अगर ये 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर 2 या 3 फंड ही ठीक रहेंगे उनके लिए। तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, जिसके बारे में हमने पहले बात की, वो एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें कुछ एक्सपोजर इनको यूएस मार्केट का भी मिलेगा। तीसरा फंड हो सकता है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जो लार्ज एंड मिड कैटेगरी का बहुत ही अच्छा फंड है। तो ये 3 फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए, अपनी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कीजिए और जितना जल्दी हो सके उसको बढ़ाइए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो सर, सबसे पहले तो आप अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसे करें, यानी कि आप इंश्योरेंस खरीदिए दोनों तरह के। आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पहली प्रायोरिटी आपकी। सेविंग्स के लिए एक अपना इमरजेंसी फंड बनाइए, इसके बाद आप निवेश की तरफ जाइए। और निवेश करना चाहते हैं तो ये सामने विकल्प आपके सामने है, 10,000 रुपये के आसपास की एसआईपी करेंगे तो आपका लक्ष्य ईजिली 20 साल में अचीव होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हेमंत सर बने हुए हैं आगे, उनसे आगे भी बातचीत करेंगे। कुछ और दर्शक भी हैं, उनसे भी हम सवाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पर। आज हम बातचीत कर रहे हैं योर मनी में हेमंत रुस्तगी सर से, और हम चर्चा कर रहे हैं दर्शकों के पोर्टफोलियोज को लेकर भी, और साथ साथ कितना ज़रूरी है रियल रेट्स को समझना नॉमिनल रेट्स के सामने। इस पर हमने कुछ देर पहले चर्चा की। अब बातचीत कर लेते कुछ और सवालों को लेकर भी। एक सवाल ईमेल के जरिए आया है ज्योति जी का। ये सवाल है उत्तर प्रदेश से, और हेमंत सर का सवाल यह है कि इनकी उम्र 40 साल है, 6,500 रुपये की एक एसआईपी इनकी चलती है, और 5 साल में ये 50 लाख का लक्ष्य साध के बैठे हैं। 3.5 लाख का एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने कर रखा है। करना चाहते हैं, किन फंड्स में निवेश करना इनके लिए बेहतर रहेगा, और पोर्टफोलियो को ये आपका एक रिव्यू भी मांग रहे हैं। तो हेमंत सर, पोर्टफोलियो आपको हमने भेजा ही हुआ है, लेकिन 5 साल में 50 लाख का लक्ष्य थोड़ा टू अर्ली टू से है। आप क्या टिप्पणी करना चाहोगे इसके ऊपर? देखिए, टारगेट बड़ा है और समय कम है, तो जाहिर सी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो काफी ज्यादा होगा। अगर 5 साल में इनको अपने टारगेट तक पहुंचना है तो करीब 60,000 रुपीज की एसआईपी करनी होगी। अभी जो उनकी करंट एसआईपी है वो करीब 6,500 की है, तो विच इज जस्ट मे बी अराउंड 10% जो उनकी इन्वेस्टमेंट की जो जरूरत है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। और कुछ फंड में इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ 42,000। तो कुल मिला के मुझे लगता है अगर ये इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करें 5 साल तो करीब 6 लाख रुपए का कॉर्पस बना पाएंगे। तो काफी बड़ा गैप है। इंपॉर्टेंट है कि इनको अपने पोर्टफोलियो या जो इनका जो टारगेट है उसको फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखें।
इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर ये 5 साल और समय दें अपनी इन्वेस्टमेंट को, यानी 10 साल करें, तो कितना फर्क पड़ता है देखिए। फिर 21,000 की SIP इन्वेस्टमेंट से वो अपने गोल तक पहुंच पाएंगे, और 5 साल देंगे फिर 10,000 की इन्वेस्टमेंट तक पहुंच पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी प्लान करें अपने आप को काफी समय दें, ताकि कम रकम से रेगुलरली इन्वेस्ट करके आप बड़ा कॉर्पस बना पाए। इनके पास काफी सारे फंड हैं, 7 फंड में SIP कर रहे हैं और 3 फंड में लमसम है। मुझे लगता नहीं इनको इतने सारे फंड की जरूरत है। इनके कुछ एग्जिस्टिंग फंड है, मैं बता रहा हूँ, उसी में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप, हमने पहले भी इसके बारे में बात की, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये 3 फंड एग्जिस्टिंग है जहां पे ये SIP कर रहे हैं। उन्हीं फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास है नहीं। और जैसा मैंने कहा कि टारगेट को फिर से देखने की जरूरत है। थोड़ा सा टारगेट बनाना इंपॉर्टेंट है, ये बात सही है, लेकिन वो टारगेट रियलिस्टिक भी होना चाहिए, ताकि आप उसको एक प्लान करके वहां तक आप पहुंच पाए, बजाय इसके कि आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना। तो ज्योति जी, आपका कॉर्पस में आप आम तौर पे अगर मोटा मोटा आकलन भी करना चाहते हैं, या कोई भी नया निवेशक अगर वो आकलन करना चाहता है कि उसका कितना टारगेट आइडियली होना चाहिए, तो वो ये अनुमान लगा सकता है कि बाजार में आप बेस्ट केस सिनेरियो में भी 13 से 14% रिटर्न और वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 10 से 12% रिटर्न सालों में निकाल ही लेंगे। ये मोटा मोटा इक्विटी का आकलन है। और गोल्ड के केस में 7 से 8% के आसपास रहता है, बॉन्ड आपको पता ही 9 से 10%, और FD के रेट भी 7 से 8% के एवरेज पे रहते हैं। हेमंत सर, कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने? जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि आई थिंक कहीं ना कहीं टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है सुमित, कि वो आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड करने में मदद करता है। लंबा समय होगा तो आप इक्विटी में ज्यादा एक्सपोजर कर पाएंगे, और वहीं से आपको जो एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न है वो भी ज्यादा लेने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि जितना कम समय होगा उतना ही कम रिटर्न आपको मान के चलना पड़ेगा, उतना ही बड़ी रकम आपको इन्वेस्ट करनी। तो या तो सीधे आप समय अपना बढ़ा दें या अपनी रकम बढ़ा दें। आपका गोल तभी अचीव हो सकता है जब आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, या तो अपने निवेश की या अपनी पूंजी बढ़ाएंगे। ज्यादा बेहतर इसमें होता है कि आप अपना समय बढ़ा दें। तो इसलिए हमेशा हेमंत सर या सभी जानकारी मानते हैं कि जितना जल्दी आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे या निवेश की शुरुआत करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है। खैर, लेकिन जिनकी एज ज़्यादा है वो भी ज़रूर निवेश करें, और थोड़ी सी रकम ज़रूर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड हो जाएगा। हेमंत सर, आपकी तरफ से टॉप फंड्स। देखिए, 4 फंड जो मैं चाहता हूं कि कोई भी जो नए इन्वेस्टर हैं या एक्सपीरियंस इन्वेस्टर, वो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। कुछ फंड्स की हमने ऑलरेडी बात की है यहाँ पे। मल्टी कैप कैटेगरी में निपॉन इंडिया मल्टी कैप, मिड कैप में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, लार्ज एंड मिड कैटेगरी में कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, और जिस फंड में कुछ आपको थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी। तो ये 4 फंड है, काफी क्वालिटी फंड्स, क्वालिटी पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड, और किसी भी पोर्टफोलियो में शामिल होने के मुझे लगता है कैपेबिलिटी है इन फंड के। तो अगर आप नया निवेश कर रहे हैं, आप नए निवेशक हैं और आप पोर्टफोलियो डिजाइन करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो ये 4 फंड आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहे हैं। आप फोटो खींच सकते हैं, इनके नाम लिख सकते हैं, और हेमंत सर की तरफ से आपको ये 4 फंड सुझाए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत सर, एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर या फिर पूरे पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के ऊपर हमसे विस्तार में चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।